हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम ट्रायल पढ़ रहे थे यानी विचारण पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हमने सेशन ट्रायल देखा था पिछले लेक्चर में कि सेशन ट्रायल किस प्रकार से होता है, एक सेशन न्यायाधीश किस प्रकार से विचारण चलाता है मामले का। आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो है चैप्टर 20 बीएनएसएस के बारे में, जो है आपका मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। अब ये वारंट मामलों के विचारण दो पार्ट में हम डिवाइड करके लेके आए। आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वो है आपका पुलिस रिपोर्ट पे अगर मामला संशोधित हुआ है तो उसमें किस प्रकार से ट्रायल चलाई जाएगी। तो और दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, दूसरा पार्ट ये है कि अगर मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर अगर कोई मामला संशोधित हुआ है, यानी पुलिस रिपोर्ट हो गई, यानी आपने एफआईआर दर्ज कराई, वहां पर पुलिस ने क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट की, वो हो गया। दूसरा आता है कि मान लीजिए आपने कंप्लेंट फाइल की या फिर किसी अन्य तरीके से अन्य माध्यम से कोई सूचना मिली, न्यायालय ने स्वयं उसका संज्ञान ले लिया, तो उसमें किस प्रकार से विचारण चलेगा वो बात करता है आपका अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का 21वां लेक्चर होने वाला है, साथ ही साथ इसमें विचारण की समाप्ति किस प्रकार से होगी इसको भी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब चैप्टर 20 की बात करते हैं, अध्याय 20 की बात करते हैं। वो क्या बात करता है, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण से संबंधित। अब ये धारा 261 से धारा 273 तक में इसका पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है, जिसमें हम तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है आपका पुलिस रिपोर्ट पे संशोधित मामले, जहां पे इसकी प्रक्रिया जो बताई गई है धारा 261 से धारा 266 तक में बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर कोई मामला संशोधित होता है तो उसमें धारा 267 से या 267 से 270 तक में बताया गया। अब यहाँ पे तीसरा एक पार्ट आता है विचारण की समाप्ति, यानी कि ट्रायल जो चल रहा है उसको यहाँ पे क्लोज करना। अब ये देखिए, चाहे मामला पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित किया जाए या फिर पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशोधित किया जाए, मामले का जो विचारण चल रहा है उसको समाप्त तो करना पड़ेगा। तो ये जो धारा 271 से धारा 273 है ना, अब ये इन दोनों की कॉमन यहाँ पे कड़ी है। ये यानी कि आपको इसके साथ भी पढ़ना है धारा 271 से धारा 273, और साथ ही साथ बी नंबर वाले के साथ भी कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगर बात करें अगर पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित मामले की, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज इसको देखते हैं, धारा 261 धारा 265। धारा 261 में कहता है धारा 230 का अनुपालन होना चाहिए, यानी कि धारा 230 में क्या बताया गया है बीएनएसएस में, धारा 230 में ये चीज बताया गया है कि जिस अभियुक्त के विरुद्ध मामला संशोधित किया गया है ना, और जो भी दस्तावेज पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्राप्त किए हैं, किसी के कथन लिए हैं, सारी चीजें क्या करना होगा, इनको किसको देना होगा, अभियुक्त को देना होगा। ठीक है, तो ये मजिस्ट्रेट विचारण स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ देखेगा क्या अभियुक्त के पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो सारे सबसे पहले वो क्या करवाएगा, सारे दस्तावेज उपलब्ध करवाता है, धारा 230 का अनुपालन करता है, उसके बाद ट्रायल स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या हुआ कि अभियोजन की ओर से भी कुछ दस्तावेज आ गए। ठीक है, अब जो दस्तावेज अभियोजन की ओर से आए हुए थे, अब उनको क्या किसको दे दिया गया, अभियुक्त को दे दिया गया। अब जब दोनों के पास वो दस्तावेज हैं तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपनी थोड़ी सी बात रखेंगे। ठीक है, अब उसमें उन सभी को देखने के बाद, उन सबको सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसमें कोई अपराध बनता ही नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है धारा 262 में। ठीक है, उसके बाद आता है धारा 263 और धारा 264, अभी उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट। अब ये देखिए, आरोप, धारा 263 में क्या कहता है, आरोप, यानी कि उन्मोचन अगर नहीं किया जाता है, डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, तो फिर उसके बाद एक आरोप लगाया जाता है, आरोप लिखा जाता है। ठीक है, लिखित रूप में एक आरोप लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले टाइम लिमिट नहीं बताया था कि कितने दिन के अंदर आरोप लगाना है, अब यहाँ पे टाइम लिमिट बता देता है कि 60 दिन के भीतर। कब से 60 दिन के भीतर, जब से उसको धारा 230 का अनुपालन किया गया है, उसको दस्तावेज प्राप्त हो गए, उसके 60 दिन के भीतर क्या करना होगा, आरोप लगाना होगा। उसके बाद धारा 264 आता है। अब जब आरोप लगा दिया जाता है तो उसके बाद दोषी होने के आयवचन पर दोषसिद्धि की जा सकती है। कैसे, अब जब आरोप लगाया जाता है तो उसको पढ़कर, अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है और समझाया जाता है कि भैया जी आपके खिलाफ ये आरोप है। जैसे मान लीजिए चोरी का आरोप है, तो उसको बताया जाता है कि आपके खिलाफ चोरी का आरोप है, कि आपने ये ऐसी पर्टिकुलर संपत्ति जो है उसको चुराई हुई है। तो क्या आप अपनी इस चोरी वाले अपराध को अभिवचन करते हो, यानी स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो। अगर स्वीकार करते हो तो यहाँ पे दोषसिद्धि हो जाएगी।
यानी कि उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे स्वीकार नहीं करता और कहता है मैं विचारण चाहता हूँ, यानी विचारण करवाना चाहता हूँ, ट्रायल चलाना चाहता हूँ, तो फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रायल चलाने के लिए एक अभियोजन के लिए एक साक्ष्य, जो अभियोजन का साक्ष्य है ना, उसके लिए एक डेट निर्धारित की जाती है, डेट तय की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि इस अगले तारीख पर क्या किया जाएगा, जो अभियोजन के साक्षी हैं, जो अभियोजन के समर्थन में साक्ष्य देने वाले हैं, उनको बुलाया जाएगा क्योंकि उनके एविडेंसेस रिकॉर्ड होने हैं। ठीक है, जब वो आ जाएंगे अगली तारीख पे, तो उसके बाद क्या होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है। अब जब ये एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड हो गए अभियोजन के, तो उसके बाद कौन आएगा, फिर प्रतिरक्षा करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे जो मामला आया, ठीक है ना, अभियोजन का साक्ष्य हो चुका है, अभियोजन साक्ष्य होने के बाद फिर क्या किया जाता है, जो अभियुक्त है वो भी तो अपनी ओर से कुछ साक्ष्य लेके आएगा, कुछ साबित करेगा, तो उसको क्या करेगा, अपना डिफेंस प्रस्तुत करेगा। ये हो गया। अब ध्यान देखिए, जो धारा 265 है ना, अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे साक्ष्य के लिए तारीख डिसाइड करना कि अगले तारीख में एक डिसाइड कर दी जाएगी, अगले तारीख पे साक्ष्य होगा। अब हो सकता है उसमें क्या और चीज़ क्या है, साक्ष्यों और दस्तावेज को पेश करने के लिए समन भी जारी किया जा सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट अगर चाहे किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, किसको साक्ष्य आवश्यक है, तो उसको बुलाने के लिए एक समन जारी कर सकता है, या फिर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज है, उसको दस्तावेज को पेश करवाने के लिए भी समन जारी कर सकता है, यानी आदेशिका जारी करेगा। उसके बाद यहाँ पे जब ये सारी चीज़ हो जाएगी, तो उसके बाद साक्ष्य लिया जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशोधित मामलों की ना, तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा। अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद अगर यहाँ पे उसको लगता है कि उन्मोचन करना चाहिए अभियुक्त को, तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, तो फिर उसके उन्मोचन नहीं होने पर जो भी प्रक्रिया होती है, वो सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद आता है प्रतिरक्षा का साक्ष्य, यानी कि डिफेंस प्रस्तुत करेगा अभियुक्त। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या आता है, विचारण की समाप्ति के बारे में थर्ड पार्ट की बात करता है। तो धारा 271 से धारा 273 तक में पूरा का पूरा प्रावधान इसमें किया गया है। कहता है कि अगर यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, सेकंड पार्ट पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होने के बाद क्या बचता है कि या तो उसमें निर्णय होगा। निर्णय क्या चीज़ होगा, या तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ अपराध नहीं बनेगा तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं अगर मान लीजिए उसके खिलाफ अपराध बनता है, उसने ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि उसने अपराध किया है, तो फिर दोष सिद्ध किया दिया जाएगा। तीसरा आता है परिवादी की अनुपस्थिति। अब यहाँ पे अगर अनुपस्थित, अगर परिवाद जिसने दाखिल किया है और वो अनुपस्थित रहता है, क्या कंडीशन होगी, उचित कारण के बिना अभियोग लगाने की प्रक्रिया। अब किसी ने बिना कारण के ही उसके ऊपर अभियुक्त पर अभियोग लगा दिया, ठीक है, FIR दर्ज करवा दी, और उसके बाद मामला चला और वहाँ पे मामला साबित नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पे प्रतिकर की बात की जाती है, प्रतिकर भी यहाँ पे दिलवाया जाता है। ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट आता है तो मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और यदि आपको BNS का PDF चाहिए तो आपको 499 में आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगर अगले फर्स्ट पार्ट की ओर अपने, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या कहता है, अब आपके पास अगर बेरेक्ट है तो बेरेक्ट खोल के बैठ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसे ही सुन रहे तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बेरेक्ट जरूर खोलिएगा जब पढ़ते टाइम पे। अब यहाँ पे देखिए, धारा 261 पहले धारा 238 में हुआ करता था CRPC में, अब धारा 261 प्रोविजन वही है, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ सेक्शन चेंज हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आगे कुछ प्रोविजंस चेंज हुए हैं, हालांकि जो टाइम लिमिट जैसे बताइए, जैसे ये 60 दिन वाला टाइम है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कुछ चेंज हुए हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं आए हैं ज़्यादा। तो इसमें कहता है धारा 230 का अनुपालन, पहले क्या था, धारा 207 का अनुपालन लिखा हुआ था, अब धारा 230 का कर दिया है। यहाँ पे कहता है अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट विचारण स्टार्ट कर रहा है ना, तो विचारण स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ यही देखता है विचारण स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ यही देखता है कि क्या धारा 230 का अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब धारा 230 BNS की कहती क्या है, तो धारा 230 जो BNS की है वो क्या कहती है कि जो पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देने के बारे में, यानी जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है ना, उसको सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना। अब कौन से दस्तावेज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया, तो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी देगा, साथ ही साथ FIR दर्ज हुई है, FIR की कॉपी देगा,
और साथ ही साथ जो धारा 180 में पुलिस कथन रिकॉर्ड किए गए हैं वो देगा, या फिर अगर जो कन्फेशन रिकॉर्ड होता है 183 में तो वो उसकी कॉपी भी क्या करवाएगा, दिलवाएगा अभियुक्त को, या फिर उस मामले से संबंधित जितने भी रिलेटेड दस्तावेज हैं उस फाइल में उन सभी को क्या करना होगा, उसको दिलाना होगा। यह आपका धारा 230। तो यहाँ पे कहता है कि जब पुलिस रिपोर्ट पर संचित किसी वारंट मामले में, यानी कि किस बारे में बात कर रहा है, सिर्फ ऐसे मामले के बारे में जो पुलिस रिपोर्ट पर संचित मामला है, वो भी कौन सा मामला, जो वारंट मामला है। अब वारंट मामला या सवन मामला क्या होता है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वारंट मामला कौन सा मामला कहलाता है। तो यहाँ पे अभियुक्त के विचारण के प्रारंभ में लाया जाता है, ठीक है ना। अगर यानी अभियुक्त को जब विचारण स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बोल रहा है कि विचारण जब प्रारंभ होता है उस टाइम पे या तो अभियुक्त हाजिर होता है या फिर वहाँ पे लाया जाता है किसके समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि उसने धारा 230 के अनुबंध का अनुपालन किया है या नहीं किया है। यानी कि धारा 230 तो इंपॉर्टेंट है, तो तभी तो यहाँ पे स्टार्ट होगा विचारण। तो विचारण स्टार्ट होने से पहले ना धारा 230 का अनुपालन करवाया जाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एक्यूज्ड के पास कोई दस्तावेज होगा ही नहीं तो वो क्या पक्ष रखेगा अपना, क्या कथन करेगा वहां पे। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है धारा 262। धारा 262 यहाँ पे जो आपका पहला क्लॉज है ना, ये पहले सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था, अब क्या कर दिया गया है, इसको ऐड कर दिया, नया जोड़ा गया है, ठीक है। उपधारा 1 को, बाकी उपधारा 2 तो पहले से ही है इसी तरह का है, लेकिन उपधारा 1 को यहाँ पे जोड़ दिया गया। यहाँ पे कहता है अभियुक्त जो है धारा 230 के अधीन दस्तावेज की प्रतियां देने से के 60 दिन के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा। यानी कि एक्यूज्ड जो है, एक्यूज्ड को जिस दिन यहाँ पे दस्तावेज प्राप्त होते हैं धारा 230 के अधीन वाले, यानी कि पुलिस रिपोर्ट हो गई या FIR हो गई, साथ ही साथ कन्फेशन हो गया, पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया कथन, इन सभी चीज़ों के दस्तावेज जिस तारीख को प्राप्त होती है ना, उसके 60 दिन के भीतर क्या करना होगा, उसको एक आवेदन करना होगा। क्या, किस चीज के लिए, उन्मोचन के लिए। हो सकता है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, मामला अगर नहीं बनता तो, ठीक है। तो डिस्चार्ज कब किया जाएगा, तब यहाँ पे उपधारा 2 बात करती है। यहाँ पे कंडीशन बता दिए गए। पहली कंडीशन कहता है कि यदि धारा 193 के अधीन पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जो सेक्शन 193, पहले 173 हुआ करता था सीआरपीसी का, अब 193 हो चुका है, ठीक है। तो 193 के अधीन जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है, मजिस्ट्रेट उसको देखेगा, उसके साथ जो भी दस्तावेज भेजे गए हैं उस पर भी विचार करेगा। साथ ही साथ अभियुक्त की या तो व्यक्तिगत या श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ऐसी परीक्षा, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो अभियुक्त की परीक्षा भी कर सकता है, या तो व्यक्तिगत रूप से वहां पे उपस्थित होगा न्यायालय के समक्ष, या फिर मान लीजिए VC के माध्यम से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इसकी परीक्षा की जा सकती है यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे तब, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अभियोजन और अभियुक्त की सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात जो आरोप उसके विरुद्ध लगाए गए हैं अभियुक्त के विरुद्ध, तो अगर उसको मजिस्ट्रेट निराधार समझता है, यानी कि उसके अपराध के कोई आधार ही नहीं है, यानी जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप का तो कोई आधार ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, तो जब ऐसा मामला आता है ना, तो फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी उसको उन्मोचित कर देते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे डिस्चार्ज किया जा रहा होगा ना, तो मजिस्ट्रेट अपने कारण को भी लिखेगा कि क्यों उसको डिस्चार्ज कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज का प्रॉपर रीजन भी होना चाहिए, तभी यहाँ पे पूरा प्रोसीजर फॉलोअप होगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका डिस्चार्ज। अब वहीं अगर हम यहाँ पे उन्मोचन की बात करें तो उन्मोचन हमने सेशन मामले में कहाँ पढ़ा था, जो आपका धारा 250 था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उन्मोचन से संबंधित प्रावधान। अब बात आती है आरोप विरचित करने की, यानी कि चार्जेस फ्रेम करने की बात आती है। तो चार्ज कब फ्रेम किया जाता है, जब मान लीजिए ऊपर हमने देखा कि पर्याप्त आधार नहीं था तो उसको डिस्चार्ज कर रहा था, लेकिन यदि मान लीजिए अगर उसके पास पर्याप्त आधार है कि हाँ मजिस्ट्रेट की राय है कि इसने अपराध किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन, कौन सा अध्याय, अध्याय 20 के अधीन विचारणी ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है,
भाई अब विचारण कौन करता है, कौन सा मजिस्ट्रेट करता है? वही मजिस्ट्रेट करेगा जो यहाँ पे सक्षम हो। यानी कि अगर वो कैपेबल नहीं होगा मजिस्ट्रेट, यहाँ पे उसकी अधिकारिता नहीं होगी मान लीजिए, तो वो विचारण नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वह मजिस्ट्रेट जिसने जो विचारण करना चाहता है उसको पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसकी राय में यह पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है। यानी कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट को ये भी प्रतीत हो रहा है, उसकी ये भी राय है कि अगर उसके द्वारा ऐसे मामलों का विचारण किया गया तो उसके पास इतना पावर है कि उसको दंड दे सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, होता है ना, कि मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि अपराध का विचारण स्टार्ट कर दिया, बाद में उसको पता चलता है कि नहीं ये तो मेरे द्वारा मामला विचारण ही नहीं था, इस सेशन न्यायालय के द्वारा विचारण नहीं था, तो फिर उसको मामला क्या कर दिया जाता है, सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाता है। आगे समझ में? तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट विचारण करना चाहता है ना, वो सक्षम भी होना चाहिए और दंड देने के लिए उसको पावर भी होनी चाहिए पर्याप्त रूप से। तो फिर क्या कर सकता है, जिस दिन आरोप की पहली पेशी लगती है ना, यानी कि चार्ज के लिए पहली पेशी जिस तारीख को लगेगी उस तारीख से लेकर 60 दिन के भीतर क्या करना होगा, लिखित रूप में एक आरोप फाइल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखित रूप में क्या करना होगा, आरोप को विरचित करना होगा। कौन विरचित करेगा? यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब विरचित करेंगे, यानी कि चार्जेस को फ्रेम करेंगे। अब कंडीशन आती है कि जब यहाँ पे यह आरोप लिखा जाता है, यानी आरोप उसके विरुद्ध लगाया जाता है ना, विरचित किया जाता है, तो फिर जो अभियुक्त है जिसके खिलाफ ये मामला पंजीबद्ध हुआ है ना, आया हुआ है, तो अब उसके क्या किया जाएगा, उस आरोप को पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा। साथ ही साथ अभियुक्त से ये पूछा भी जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्या वह दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, यानी कि क्या वो अपना जो आरोप है वो स्वीकार करता है कि नहीं करता। अगर स्वीकार करेगा तो फिर अगले सेक्शन में धारा 264 में यहाँ पे दोषी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्वीकार नहीं करता, वो कहता है कि नहीं मैंने तो अपराध किया ही नहीं है, मैं तो विचारण चाहता हूँ, पर्याप्त रूप जो साक्ष्य आएंगे वहाँ से पता चल जाएगा कि मैंने अपराध किया है कि नहीं किया है, तो फिर क्या किया जाएगा, आगे की प्रोसीजर यहाँ पे फॉलोअप की जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे आरोप विरचित करने समय धारा 251 में था सेशन न्यायालय वाले में। अब धारा 264 की बात करें तो धारा 264 कहता है दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, यानी कि यदि मान लीजिए जब उससे पूछा गया क्या अपने आरोप को स्वीकार करते हो, तो उसने क्या बोला कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मामला छोटा मोटा था तो वो स्वीकार कर लेगा, जुर्माने पे छोड़ दिया जाता है, जुर्माना लगाकर। तो ठीक है, तो यहाँ पे यदि अभियुक्त जो है दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस अभिभाग को लेखबद्ध करेगा, यानी जो स्वीकार कर रहा है ना वो लिखित रूप में उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट। साथ ही साथ अब उसको कन्विक्ट भी कर सकता है, यानी कि दोष सिद्ध भी कर सकता है स्वविवेकानुसार। अगर यहाँ पे क्या लिखा है स्वविवेकानुसार, या इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने स्वीकार कर लिया तो वहाँ पे तुरंत उसको दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। स्वविवेकानुसार का मतलब यहाँ पे न्यायालय का विवेकाधीन है, यानी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे करना चाहिए तो करेगा, नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगा। आगे समझ में? तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज के साथ धारा आपने पढ़ा होगा, धारा 415, ठीक है, धारा 416 आपने देखा होगा। तो धारा 416 की हम बात करें तो धारा 416 क्या कहता है कि यदि मान लीजिए दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध हो चुकी है ना, तो फिर यहाँ पे इसकी अपील नहीं की जा सकती है। आप अपील इसकी नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि ये आरोपी जो है वो स्वयं अपने मामले को, अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। जब स्वयं स्वीकार कर रहा है तो फिर अपील क्यों करेगा भाई? तो अपील की तो कोई बात ही नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यदि ये तो हो गया कि अगर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, यदि अपना अपराध स्वीकार नहीं करता और अपना विचारण चाहता है कि विचारण करवाना चाहता है, तो फिर अभियोजन के लिए साक्ष्य की यहाँ पे एक हेडिंग आती है धारा 265, जो धारा 242 हुआ कर दी थी। आगे समझ में? तो यहाँ पे कहता है अभियुक्त यदि विचारण चाहता है तो मजिस्ट्रेट साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए तारीख नियत करेगा। एक तारीख डिसाइड करेगी, भाई आज मान लीजिए चार्ज लगा, अब चार्ज उस लगा है तो एक डेट भी डिसाइड की जाएगी कि अगली तारीख पे क्या होगा, साक्ष्यों की परीक्षा होगी। कौन से साक्ष्यों की परीक्षा होगी? इससे जो अभियोजन के समर्थन में हो, क्योंकि अभियोजन की ही तो पहले यहाँ पे साक्ष्य होते हैं, उसके बाद प्रतिरक्षा होती है, उसका डिफेंस होता है अभियुक्त का। तो यहाँ पे वही कहता है कि एक तारीख नियत की जाती है, परंतु यहाँ पे एक प्रोविजो भी है, इसको जोड़ा गया।
यहाँ पे कहता है कि यदि मान लीजिए मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों का कथन अग्रिम से पता करेगा। यानी कि जो साक्ष्यों के पुलिस द्वारा कथन है, यानी पुलिस ने क्या किया, जो विटनेस है उनके कथन रिकॉर्ड किए हैं ना, अब उसको क्या करिए किया जाएगा, उस कथन की एक कॉपी अग्रिम रूप से एडवांस में क्या कर दी जाएगी, अभियुक्त को दिलवा दी जाएगी, ताकि ये भी तो क्या कर सके, अपना डिफेंस प्रस्तुत करने के लिए कुछ तो तैयार कर सके, उसको पता चल सके कौन सा विटनेस आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको भी यहाँ पे क्या क्रॉस तो करना पड़ेगा उसको भी। तो यहाँ पे उसके लिए अग्रिम रूप से एडवांस रूप पे दे दी जाती है। उसके बाद आता है सेकंड क्लॉज, क्या कहता है, अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी के अभी हाजिर होने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी किया जा सकता है, यानी कि आदेशिका वाले समन जारी हो सकते हैं। यानी कि अगर अभियोजन चाहता है कि उस अभियोजन एक आवेदन देता है कि कुछ विटनेस हैं उनको बुलाया जाना चाहिए, और या फिर उनके पास कुछ दस्तावेज को पेश करवाना है, तो उसके लिए क्या करना है, उनको बुलाना है। तो बुलाने के लिए आदेशिका जारी होगी, आदेशिका क्या जारी होगी, समन जारी होगा, तो न्यायालय समन जारी कर सकता है। अब जब यहाँ पे समन जारी हो गया, सब कुछ हो गया, अगर जिस दिन विटनेस आते हैं तो सभी विटनेस क्या किए जाएंगे, यहाँ पे मजिस्ट्रेट उसके एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा। तो कौन से विटनेस, जो अभियोजन के समर्थन में हो। परंतु यहाँ पे एक चीज, एक और प्रोविजन जोड़ा गया है, यहाँ पे कहता है कि अगर श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से भी अगर किसी विटनेस की परीक्षा की जा सकती है ना, तो फिर वहाँ पे विटनेस की परीक्षा की जाएगी। जैसे ए है, ए कहाँ पे रहता है, ए का विचारण चल रहा है भोपाल वाले कोर्ट में, ठीक है। बी जो विटनेस आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है, जयपुर में रहता है। भाई वहाँ से आने में तो थोड़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर वीसी के माध्यम से भी इसकी गवाही हो सकती है ना, तो वीसी के माध्यम से भी गवाही हो जाएगी इसकी, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये होगा आपका। एक बार फिर से मैंने बताया कि अगर कोई डाउट आता है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज करिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं धारा 266 से। अब यहाँ पे जब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के विटनेस आ गए, प्रोसिक्यूशन के विटनेस आने के बाद जब हमने सेशन ट्रायल में देखा था, सेशन ट्रायल में क्या था कि जब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस आ जाता है तो उसके बाद ये अभियुक्त की परीक्षा की जाती है। अभियुक्त की क्या परीक्षा की जाती है, धारा 313 मुलजिम बयान होता था ना, तो यहाँ भी उसकी मुलजिम बयान होगी, ठीक है। तो मुलजिम यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे होगा, उसकी परीक्षा की जाएगी। अगर यहाँ पे मुलजिम बयान होने से पता चल जाता है कोई उसने अपराध नहीं किया है, तो फिर यहाँ पे अपराध क्या कर दिया है, दोषमुक्त कर दिया जाता है। अब मान लीजिए ये सब कुछ नहीं हो गया, उसके बाद क्या आता है, प्रतिरक्षा का साथ अपना डिफेंस प्रस्तुत करेगा। यहाँ से जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, उससे अपेक्षा की जाएगी कि वो अपना प्रतिरक्षा करे, उसके समर्थन में जितने भी एविडेंसेस हैं उन सभी को पेश करें, जो भी विटनेस हैं उन सभी को पेश करें। और यदि मान लीजिए अभियुक्त कोई लिखित कथन देता है ना, तो उस लिखित कथन को जो मजिस्ट्रेट है वो अभिलेख में फाइल करेगा, ठीक है। मजी का मतलब मजिस्ट्रेट। और उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा यहाँ पे कहता है अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करने के पश्चात किसी भी परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने या दस्तावेज पेश करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। अगर मान लीजिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को पेश करवाना चाहता है ताकि उसकी परीक्षा की जा सके, या उसकी यहाँ पे प्रतिपरीक्षा की जा सके, या फिर कोई दस्तावेज पेश करवाना चाहता है, तो फिर न्यायालय से यह एक आवेदन देगा। कौन सा आवेदन, सेक्शन 94 का। सेक्शन 94 का जैसे आवेदन देता है तो न्यायालय को लगता है कि यहाँ पर कि कोई तंग करने वाला आवेदन नहीं है, या फिर कोई ताकि न्याय देर से हो, उसमें विलंब नहीं किया जा रहा, तब तो यहाँ पे उस आवेदन को तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको खारिज भी कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद समन जारी कर दिया जाएगा। परंतु इलेक्ट्रॉनिक या श्रव्य दृश्य माध्यम से भी यहाँ पे साक्षी को जो विटनेस है उनकी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जा सकती है। उसके बाद थर्ड क्लॉज आता है हमारा, जो कहता है कि मजिस्ट्रेट उपधारा 2 में जो समन जारी करना चाहता है, ठीक है, समन जो जारी किया जा रहा है, अब जैसे बी है, इसको समन जारी होना है, जहाँ पे जयपुर में रहता है, तो जयपुर से वहाँ पे आने के लिए वहाँ से जो खर्चा लगेगा उस विटनेस का जो खर्चा लगने वाला है वो पहले ही न्यायालय में जमा करवाया जाएगा। अगर यहाँ पे उस खर्चे को जमा नहीं किया जाता है तो फिर यहाँ पे समन जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले न्यायालय मजिस्ट्रेट देखेगा कि यहाँ पे जो उचित व्यय जमा किया गया है कि नहीं। अगर जमा किया गया है तो फिर यहाँ पे समन जारी कर दिया जाएगा और उसको बुलाया जाएगा। आगे समझ में, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे अब बीच की इसकी अब धारा 271 से धारा 273 देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये इसके बीच के सेक्शन कहाँ गए,
तो बीच के सेक्शन में हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वह पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संशोधित मामलों का विचारण वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको अगर आप ट्रायल चला रहे हो तो ट्रायल की समाप्ति भी तो करनी पड़ेगी ना, विचारण को समाप्त करना पड़ेगा। पुलिस रिपोर्ट पर अगर संशोधित मामले हैं तो उसमें विचारण की समाप्ति किस प्रकार से होगी, अब ये देखते हैं। धारा 271, धारा 271 क्या बात करता है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के बारे में, जो आपका 248 हुआ करता था सीआरपीसी में। अब यहाँ पे कहता है कि इस अध्याय के दिन किसी मामले में यदि आरोप विरचित किया गया है, यानी कि अगर चार्ज लगाया गया है किसी भी मामले में इस अध्याय की अध्याय 20 के अधीन, और मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, यानी कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त ने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, तो फिर उसको दोष मुक्ति का एक आदेश अब लिखित करेगा, यानी उसको दोष मुक्त करने का एक आदेश लिखा जाएगा। यही अगर हम बात करें कि अगर इस अध्याय के दिन अगर आरोप लगाया गया है और मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त तो दोषी है, तो फिर वहां पे दंड के प्रश्न पर उसको सुनेगा, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर, उसके बाद उसको क्या करेगा, दंडादेश दे देगा। अगर उसके बाद यहाँ पे पूर्व दोष सिद्धि पर भी साक्ष्य ले सकते हैं, यानी कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो उसके बारे में भी साक्ष्य ले सकता है। यदि यहाँ पे जो अभियुक्त है वो मना करता है कि मेरा तो कोई पूर्व दोष सिद्धि हुआ ही नहीं है, मैं तो पहले कभी कन्विक्ट हुआ नहीं हूँ, तो फिर यहाँ पे उसके बारे में साक्ष्य लिया जा सकता है और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उसको भी अभिलिखित किया जाएगा उस जजमेंट में। ठीक है, और जजमेंट कहाँ पे है, 392 में बताया गया है। उसके बाद आता है परिवादी की अनुपस्थिति, ये तो जो हमारा अगला पार्ट है उसके लिए है, लेकिन अब यही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि जब कार्रवाई परिवाद पर संशोधित किया जाता है, यानी कि कंप्लेंट पे फाइल की गई और जिसने कंप्लेंट फाइल की ना, और वही पेशी अगली जो पेशी हुई सुनवाई के लिए, तो वहाँ पे उपस्थित नहीं रहा। ठीक है, तो परिवादी जब है मान लीजिए सुनवाई के नियत दिन में अनुपस्थित रह गया, कंप्लेंट तो उसी ने फाइल की है किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, तो भी यहाँ पे अगर उस अपराध का समन किया है, समझौता योग्य है वह अपराध, तो वहाँ पे, और साथ ही साथ अगर वह अपराध संज्ञेय नहीं है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट आरोप विरचित किए जाने के पूर्व, यानी कि चार्जेस लगाए जाने के पहले किसी भी समय अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। लेकिन कब, जब यहाँ पे परिवादी उपस्थित नहीं रहता है, यानी कि पहले पेशी में तो यहाँ पे इतना जल्दी तो यहाँ पे उन्मोचित करता नहीं है, लेकिन अगली पेशी में 1-2 पेशी होगी, 3 पेशी होगी, मान लीजिए परिवादी स्वयं उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और अगर उस अपराध का समन किया जा सकता है, यानी समझौता योग्य अपराध है या फिर संज्ञेय मामला नहीं है, असंज्ञेय मामला है, कम गंभीर मामले हैं, तो यहाँ पे आरोप विरचित किया जाए। चार्जेस फ्रेम किए जाने से पहले किसी भी समय अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये किस बारे में है, अगर कंप्लेनेंट यहाँ पे अनुपस्थित रहता है, अभियुक्त की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कंप्लेनेंट की बात करता है। उसके बाद आता है धारा 273। धारा 273 क्या बात करता है, उचित कारण के बिना अभियोग लगाने के प्रतिकार, यानी कि ए ने मान लीजिए बी के खिलाफ कोई केस फाइल करवाया, ठीक है, कि झूठा केस, मान लीजिए केस चला और बाद में पता चला कि बी ने कोई अपराध नहीं किया है, ए ने तो झूठा अपराध किया है, झूठा अपराध दर्ज करवाया है, तो यहाँ पे बी ए के ऊपर ना यहाँ पे प्रतिकर लगाने का आदेश दिया जाएगा कि भाई तुम ए ने अगर क्या किया, गलत तरीके से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई, ठीक है ना, गलत तरीके से एक के खिलाफ परिवाद लेके आया, तो फिर यहाँ पे ए जो है प्रतिकर भी देगा, कॉम्पनसेशन देगा बी को, क्योंकि बी जो है परेशान हुआ कोर्ट आकर। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पहला क्लॉज कहता है कि अभियोग लगाने का यदि उचित कारण नहीं था, यानी कि अगर मान लीजिए मामला चला और मामले में पर्याप्त कारण नहीं मिला, तो फिर यहाँ पे प्रतिकर का आदेश दिया जाएगा कि जिसने कंप्लेंट फाइल की है या फिर जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसको क्या किया जाएगा, एक आदेश जारी किया जाएगा, ताकि यहाँ पे उसको एक नोटिस भी मिलेगी। नोटिस किस चीज़ की मिलेगी, यहाँ पे इस चीज़ की मिलेगी कि अगर उसको यहाँ पे प्रतिकर लगाने का आदेश देना है, तो यहाँ पे वो आके बताए कि तुम्हारे खिलाफ ये प्रतिकर ना देने का आदेश क्यों जारी किया जाए। ठीक है, यानी कि प्रतिकर का आदेश क्यों ना दिया जाए, इसके लिए वो आके जवाब देगा। अब जब वो जवाब देगा ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको अभिलिखित किया जाएगा, और उचित कारण यदि प्रतीत नहीं होता है तो फिर उतने रकम से अधिक प्रतिकर का जितने जुर्माने देने के लिए सशक्त है। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है जितनी रकम, जितने जुर्माना लगा सकते हैं, जितने पावर है उसको जुर्माना लगाने की, उससे अधिक यहाँ पे क्या कर सकता है, ये प्रतिकर का आदेश कर सकता है, यानी प्रतिकर लगाने का आदेश दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे यदि मान लीजिए प्रतिकर का आदेश हो गया,
तो प्रतिकर का आदेश अगर हो गया है, जैसे ए है, ए को आदेश हुआ कि तुम किसको दोगे, जो अभियुक्त है यानी बी जो है उसको प्रतिकर दोगे, कंपनसेशन दोगे, तो कब दोगे, तो 30 दिन से अनधिक, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये नहीं देता है इसको प्रतिकर, तो 30 दिन से अनधिक सादा कारावास भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये समन और वारंट दोनों मामलों में लागू होता है। ये जो धारा है धारा 273, ये समन मामले में भी लागू होता है और वारंट मामले में। जो हमारा अगला चैप्टर है धारा चैप्टर 21, वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब यहाँ पे जो हम अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है आपका पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर जो मामला संशोधित किया जाता है उसके बारे में प्रावधान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहेगा इन तक हमारे साथ। चलिए